हेलो फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ क्लास हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय पढ़ेंगे। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे हम प्रथम विश्व युद्ध की घटना से शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच लड़ा गया और इसमें पूरा विश्व दो खेमों में बंट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में फ्रांस, इंग्लैंड, रूस जैसे देश शामिल थे। वहीं धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की आदि देश शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और धुरी राष्ट्र हारा। इसी तरह जर्मनी को भी हार का सामना करना पड़ा और नए जर्मनी की शासन व्यवस्था को संभालने के लिए क्या किया गया, इसे ही हम आगे पढ़ते हैं। यहीं से वाइमर गणराज्य का उदय होता है। हम देखते हैं कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा। इस युद्ध ने पूरे यूरोप को आर्थिक रूप से निचोड़ कर रख दिया। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी को शुरू में तो सफलता मिली, किंतु जब 1917 में अमेरिका भी मित्र राष्ट्र की तरफ आ गया तो मित्र राष्ट्र बहुत ताकतवर बन गए और नवंबर 1918 में जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया। अब जब साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय हुई तो सम्राट को भी अपना पद त्याग करना पड़ा और जर्मनी की जो राजनीतिक व्यवस्था संभालने के लिए वाइमर में राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई गई और संघीय आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में हम देखते हैं कि जर्मन संसद यानी कि राइक स्टॉक जिसे कहा गया है के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। चुनाव के लिए औरतों सहित सभी को सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। लेकिन हम अब क्या देखते हैं कि नया गणराज्य जो वाइमर गणराज्य था वह खुद जर्मनी के लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसका कारण क्या था? इसका एक बहुत बड़ा कारण था जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी, जो कि वर्साई की संधि 28 जून 1919 के रूप में सामने आई। ये एक बहुत ही कठोर और अपमानजनक संधि थी। जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोहा भंडार, 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही जो और ताकत थी वह खत्म करने के लिए भी मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। युद्ध के कारण हुई सारी जो तबाही थी उसका जिम्मेदार जर्मनी को ठहराया गया और इसके बदले में जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज़्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा। बहुत सारे जर्मन ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साई में हुए अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया और इस युद्ध का असर पूरे महाद्वीप पर पड़ा। पूरा महाद्वीप मनोवैज्ञानिक व आर्थिक दोनों तरह से टूट गया। कर्ज देने वाला महाद्वीप जो कि यूरोप महाद्वीप कर्ज देने वाला था वह अब कर्जदार बन गया। समस्या यह थी कि पुराने जर्मनी द्वारा किए गए जो अपराध थे उसका हर्जाना नए वाइमर गणराज्य से वसूला जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध पराजय का अपमान तो सहना ही था। हर्जाना चुकाने के कारण आर्थिक स्तर पर भी हम देखते हैं वाइमर गणराज्य बहुत ही अपंग हो गया है। वाइमर गणराज्य के जो हिमायती थे उसमें मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। उन्हें नवंबर का अपराधी कहकर उनका मजाक उड़ाया गया। प्रथम विश्व युद्ध ने सिपाहियों को आम नागरिकों के मुकाबले बहुत ज्यादा सम्मान दिया गया। पुरुषों को आक्रामक ताकतवर होने पर जोर दिया गया। सिपाहियों का गुणगान किया जाने लगा। अब हम देखते हैं कि जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी उसी समय रूस में वॉल्शेविक क्रांति हुई। 1917 की वॉल्शेविक क्रांति आपको याद होगी, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। उसका प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियत बनाई गई। बर्लिन में भी साम्यवादी शासन व्यवस्था के नारे गूंज रहे थे, इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट और कैथोलिक गुट ने वाइमर में इकट्ठे होकर लोकतंत्र की स्थापना का फैसला लिया और इसके बाद जर्मनी में स्पार्टकिस्टों ने कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। अब साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। 1923 के आर्थिक संकट से रेडिकलों को और बल मिला। जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध कर्ज लेकर लड़ा था
और युद्ध के बाद उसे हर्जाना बनना था, उसके भंडार खत्म हो रहे थे। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू किया। इससे उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा, यानी कि उसकी वैल्यू घट गई। जो चीज़ पहले 10 रुपये में मिलती थी अब वो 100 रुपये में मिलने लगी। और जर्मनी में ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी। लोग पाव रोटी खरीदने के लिए गाड़ी भरकर नोट ले जाते थे। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ती है तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत की ढेर थी। 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है, अमेरिका में है, ये धराशायी हो गया। और 1929 से 32 तक अमेरिका की राष्ट्रीय आय आधी रह गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा और जर्मनी पर तो बहुत बुरा इसका असर पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने जर्मनी को मदद देनी बंद कर दी। जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन घट गया, मजदूर बेरोजगार हो गए, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहा था। पूरे जर्मनी में गहरी हताशा और डर का माहौल था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था और राजनीतिक स्तर पर भी वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था और कभी भी तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी जो वाइमर गणराज्य की थी वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द का अधिकार था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथ में रहा। जो अनुच्छेद 48 था उसका भी जमकर इस्तेमाल किया गया और इस सब के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया। लोगों को लगने लगा कि अब हमारी समस्या लोकतंत्र खत्म नहीं कर सकता, ना हमें रोजगार दे रहा है, ना महंगाई कम हो रही है और संकट बढ़ते जा रहे थे। इसी दौरान हिटलर का उदय होता है। 1889 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने फौजी भर्ती में नाम लिखा दिया था। बहादुरी के लिए उसे कई तमगे मिले थे, परंतु जर्मनी की हार ने उसे हिला दिया। जब प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हारा और वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया था। 1919 में उसने वर्कर पार्टी की सदस्यता ली। बाद में वर्कर्स पार्टी को नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया और इसी पार्टी को आगे नाज़ी पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। 1929 की महामंदी से देश में निराशा बढ़ गई थी, मजदूर बेरोजगार हो गए थे, सबको लाचारी और भुखमरी का डर सता रहा था। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों को बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती है। 1932 तक देश की सबसे बड़ी पार्टी नाज़ी पार्टी बन चुकी थी। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता था। उसके जोश भरे भाषणों में लोगों को उम्मीद दिखाई दे रही थी। अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई की संधि में हुए अपमान का बदला व खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का हिटलर आश्वासन देता था। उसने वादा किया बेरोजगारों को रोजगार, नौजवानों को सुरक्षित भविष्य देगा अगर वह सत्ता में आएगा तो। इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।